हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो आज से आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे आपके धैर्य क्लासेस पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है सभी डिसिप्लिन में, जैसा मतलब सभी क्लासेस में, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो या स्कूल स्टडीज़ में हो, आप इन्वायरमेंट किसी न किसी रूप में पढ़ते ही हैं। तो हम आज इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप इसके थ्रू, इस लेक्चर का हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके रख सकते हैं और उन्हें अपने एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या होता है? हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो आप जिस लैंग्वेज को भी प्रेफर करना चाहें वो कर सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। हिंदी में भी देख लेते हैं। वह सब कुछ जो किसी जीव को उसके जीवन काल में घेरता है और प्रभावित करता है, सामूहिक रूप से उसके पर्यावरण के रूप में जाना जाता है। क्या होता है पर्यावरण या इन्वायरमेंट? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसके लाइफ में किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके लाइफ में उसको जो भी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। एक छोटे से इमेज के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? यहाँ हम अर्थ में रहते हैं और हम जानते हैं कि अर्थ में क्या क्या होता है। अर्थ में बादल हैं, यहाँ पे क्लियर क्लाउड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे साफ मौसम है, यहाँ पे क्या है, प्रदूषित है, बादल जो है वो प्रदूषित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है और यहाँ पे हरियाली है। और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ आपको इमारतें दिख रही हैं, यानी कि घर है, लोग रहते हैं वहाँ पे। लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, प्लेन का, पैराशूट का, हॉट एयर बलून है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पॉन्ड दिखाई दे रहा है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं तो यहाँ पे विंड फैन लगा हुआ है, विंड मिल लगा हुआ है, बड़े बड़े जो फैन लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये मरीन वाटर है। और यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ आपको सूखा दिखाई दे रहा है कि कुछ अगर पॉजिटिव साइड है तो उसके नेगेटिव साइड भी हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और उन्हीं सब से होते हुए हम अपनी लाइफ को जीते हैं। हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है तो कभी सूखा पड़ जाता है, ये सब आप फेस करते ही होंगे। तो यही हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, अर्थ में हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर डिपेंडेंट ऑन अदर organism and environment for food, energy, water, oxygen, shelter and for other needs. सभी जीव वायरस से मनुष्य तक भोजन, ऊर्जा, पानी, ऑक्सीजन, आश्रय और अन्य ज़रूरतों के लिए दूसरे जीव और पर्यावरण पर निर्भर हैं। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा शब्द जो लिखा हुआ है कि वो क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है और या फिर निर्भर है। कौन? किस पे? वायरस से लेके मनुष्य तक। वायरस मतलब बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और मनुष्य क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और वायरस बहुत ही छोटा है। छोटा मतलब कोई यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव से लेके मनुष्य में बहुकोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। तो वायरस से लेके मनुष्य तक वो सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वो छोटे से लेके बड़े जीव भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? उन्हें भोजन, ऊर्जा, पानी, हर चीज़ चाहिए, इसलिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और यही डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है उन जीवों का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग
एंड नॉन लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें जैविक और निर्जीव या अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। हमारे आसपास हमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स या जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, और ये कैसे होंगी, इन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में कि जैविक और अजैविक या लिविंग नॉन लिविंग, बायोटिक अबायोटिक होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक वर्सेस अबायोटिक फैक्टर्स। जैसा कि हमने देखा कि हमें इन्वायरमेंट में दो तरह के घटक दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैविक और अजैविक होते हैं। तो इन चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे, किसमें आएंगे, लिविंग थिंग्स में आएंगे। प्लांट्स हुए, एनिमल्स हो गए, फंगस हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब किस में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। और अबायोटिक फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो जिसमें जान नहीं है फिर भी वो हम उन पे डिपेंडेंट हैं, उनके बिना हमारा लाइफ नहीं हो सकता, हम उनके बिना नहीं जी सकते। जैसे कि पानी में कोई जीवन नहीं है, पर हमारा जीवन पानी के बिना नहीं है, ठीक है। सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, ये सब हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये किस में आएंगी, अबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, बायोटिक फैक्टर्स में आएंगी। हम जो है इन सब पर डिपेंडेंट रहते ही हैं। जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं, दूसरे मांसाहारी होते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवर्स, हर्बीवर्स, दोनों प्रकार के होते हैं। तो वो भी क्या है, एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंडेंट है। हम भी क्या है, प्लांट्स पर फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। ऐसा ही सभी जीवों में होता है, और वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है, और यही सब चीज़ें अलग अलग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। इन्वायरमेंट के अंदर हम इकोलॉजी टर्म का बहुत बार यूज़ करेंगे। तो इकोलॉजी होता क्या है, हमने देखा कि इन्वायरमेंट में सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इकोलॉजी में क्या है वो देख लेंगे। एज अ साइंटिफिक स्टडी, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी of the relationship of the living organisms with each other and with their environment, ठीक है, with each other and with their environment। इकोलॉजी में हम उसका साइंटिफिक स्टडी करेंगे, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with their environment। पारिस्थितिकी, जो जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जीवित जीव या एक दूसरे के साथ में कैसे डिपेंडेंट है, और उसके बाद वो पर्यावरण के साथ कैसे डिपेंडेंट है, इसका स्टडी क्या होता है, इकोलॉजी कहलाता है। प्लांट एंड एनिमल्स आर मेन पार्ट्स ऑफ इकोलॉजी। पौधे और जानवर पारिस्थितिकी के मुख्य भाग हैं। हम इकोलॉजी को और इन अदर वर्ड्स में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम यहाँ पे डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। जो भी आपको डेफिनेशन अच्छा लगे, जो आप कंफर्टेबली याद कर सकते हो और सही सही लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप पिक कर लो, उसके नोट्स बना लो, रेडी कर लो और उसे प्रिपेयर करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इकोलॉजी कैसे, वर्ड कहाँ से है वो देख लेते हैं। वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहाँ का वर्ड है, कौन सी भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसमें क्या है, ओइकोस मीन्स हाउस और सराउंडिंग्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। मतलब यहाँ पे ओइकोस और लोगोस ये दोनों वर्ड को मिला के क्या बना हुआ है, इकोलॉजी वर्ड बना हुआ है। सो सिंपली इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। हमने पहले स्लाइड में भी इस डेफिनेशन को देखा है, यही डेफिनेशन हमारा मेन डेफिनेशन था। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप देख लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेजेस के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की गई कि एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन होगा। मेन क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है। इकोलॉजी में हम इसके इंटरेक्शंस देखते हैं, किसके, एक दूसरे पे इंटरेक्शन, किसमें, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
विथ ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब विथ ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, यही हमारा इकोलॉजी टर्म है। उसके एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, लिविंग थिंग्स होंगे जैसे सॉइल, एयर, वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे, इन्हीं सब से मिलाकर इकोलॉजी बनेगा। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं, हम इन्वायरमेंट को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हमने फिश का एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि फिश का जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ abiotic components such as light, temperature, including the water in which nutrients, oxygen, other gases and organisms matter are dissolved। जैसे कि पानी सहित प्रकाश, तापमान जैसे अजैविक घटकों से मिलकर बनता है, जिसमें पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अन्य गैसें और कार्बनिक पदार्थ खुल जाते हैं। ये उसका क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। जिस पानी में मछली रहती है, फिश रहती है, उनमें ये सब चीज़ें मिली हुई रहती हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंक्टन। ठीक है, जैविक पर्यावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें प्लवक कहा जाता है। इस प्लवक के बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तब तक हम इसका ये जान लेते हैं छोटा सा कि ये सूक्ष्म जीव होता है प्लवक। अब हम फिश का इंटरनल इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि इसके इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा। यह शरीर के बाहरी सतह से घिरा होता है, फिश का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या है, उसके स्किन से ढका हुआ है। जैसे हमारे बॉडी पे क्या है, हमारी स्किन सबसे ऊपरी लेयर में होती है, वैसे ही उस फिश में भी होता है। वो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, उसका इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो उसकी इंजरी से डिस्टर्ब हो सकता है। अगर उसको चोट लग गई है, बीमारी हो गई है, या अत्यधिक तनाव आंतरिक वातावरण को अस्त व्यस्त कर देता है, अगर उसे इनमें से किसी भी तरीके से परेशानी है तो वो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। ठीक है, इफ अ मरीन फिश इज ट्रांसफर्ड टू अ फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। यदि एक समुद्री मछली को ताजे पानी के वातावरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि उसे उस एनवायरनमेंट में रहने की आदत नहीं है, उसका बॉडी उस तरीके से बना ही नहीं है कि वो फ्रेश वाटर पे रहे। वो किस लिए बनी हुई है? वो मरीन फिश है, इसलिए मरीन वाटर के लिए बनी हुई है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही है। इसलिए अगर हम उसका एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का इन्वायरमेंट होता है। छोटे से एग्जांपल है फिश का। हमने इस स्लाइड में देखा था कि प्लवक क्या होता है, प्लैंकटन। व्हाट इज प्लैंकटन? प्लैंकटन के बारे में देख लेते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो ये दिखेगा आपको, इस तरीके के कुछ इमेजेस दिखेंगी। यहाँ पे आपको छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिख रहे होंगे। ये क्या है? सब प्लवक है या प्लैंकटन है। ये सब चीज़ें क्या है? प्लवक है या प्लैंकटन है। इसे हिंदी में प्लवक कहते हैं, इंग्लिश में प्लैंकटन कहते हैं। और ये ऐसे तैरते जीव होते हैं। प्लवक ऐसे तैरते जीव होते हैं जो अति सूक्ष्म होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? समुद्रों, नदियों, झीलों के पानी में तैरते हुए पाए जाते हैं, इन्हें प्लवक कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले क्लास में हम अगले इन्वायरमेंट के टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Happy learning. Stay focused and connected via our YouTube channel Dhairya Classes. Subscribe this channel for more updates and like, share please. We are coming soon with the next lecture.